क्रिपिकॉन। मुझे ये बात बतानी है। मैंने इसे बहुत समय से अपने अंदर दबा रखा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने मन की बात सुनना कितना जरूरी है। मैं एक लड़की हूँ और जब ये घटना हुई तब मैं 10 साल की थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे। चर्च या जब हम किराने के सामान लेने दुकान जाते थे, उसके अलावा मेरा बाहरी दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं था। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रोटेक्टेड बच्ची थी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि जिस घटना के बारे में मैं बताने वाली हूँ, इससे पहले मैंने इस दुनिया की कुछ बुराइयों को सच में कभी नहीं देखा था। मेरे माता पिता और मैं एक बड़ी क्रिसमस पार्टी में गए थे, जो मेरे दादा दादी हर साल पार्टी रखते थे। उनका घर एक बड़ा 2 मंजिला विक्टोरियन घर था, जो हमेशा दूसरों परिवार वालों और मेरे दादा दादी के बुलाए हुए कई दोस्तों से भरा हुआ रहता था। मेरी दादी सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और हर कमरे में एक अलग क्रिसमस थीम होती थी। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए मैं चुपचाप सजावट देखती हुई घूम रही थी। तभी अंकल एंडी मेरे पीछे आ गए। अरे वाह, देखो तो कौन है यहाँ, उन्होंने जोर से कहा, जिससे मैं चौंक गई और थोड़ी उछल गई। उनकी तरफ मुड़ी और थोड़ी मुस्कुराई और अजीब तरह से मुस्कुराई। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, जैसा वो हमेशा करते थे। वो मेरे सगे अंकल नहीं थे, सब उन्हें ऐसे ही अंकल एंडी कहते थे। हालांकि वो किसी तरह से मेरे दादाजी से संबंधित थे। वो एक लंबा आदमी था जिसके बाल नमक मिर्च जैसे थे और पीछे मुड़कर देखने पर वो मुझे जेफ गोल्डब्लम की बहुत याद दिलाता था। लेकिन मैं भटक रही हूँ। अंकल एंडी ने मुझसे वही आम सवाल पूछना शुरू कर दिया, स्कूल कैसा चल रहा है, क्रिसमस पर मुझे क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। तभी उन्होंने अचानक हाथ बढ़ाया और मेरे सुनहरे बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया, जिससे मैं कुछ देर के लिए जम गई। वाह, कितना लंबे सुंदर बाल है, उन्होंने कहा और फिर बालों को अपनी नाक के पास लेकर जोर से सूंघा। ओह थैंक्स, मैंने बुदबुदाया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। मेरे साथ पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि यह गलत है। बड़े आदमी को बच्चों को इस तरह से नहीं छूना चाहिए। मैंने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर बताया कि मुझे माँ के पास किसी काम से जाना है। अंकल एंडी, जो उस समय मेरा रास्ता रुके हुए थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी शरारती मुस्कान छोड़ी और फिर कहा, ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे ठीक से हाथ नहीं मिलाओगी मैं जाने नहीं दूंगा। मुझे लगा कि उससे पीछा छुड़ाने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे हिलाया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रहा था और जब हाथ को छोड़ा तो मेरे बालों को सहलाने लगा और फिर मेरी आंखों से आंखें मिला के हवस की नज़र से देखने लगा। मैं डर गई थी, बहुत मुश्किल से उससे खुद को छुड़ा पाई। फिर उसने कहा, फिर मिलेंगे। मैं तेजी से उसके पास से भागी और अपनी माँ को हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगी। उन्हें किचन में ढूंढने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उन्हें बहुत काम था और वो बहुत बिजी थी। बहुत सारे दूसरे रिश्तेदार एक छोटी सी जगह में भरे हुए थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें मेरी बात सुनने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने मुझे अपने पापा को ढूंढने के लिए कहा और मैं चली गई। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, मैं डर गई। एंडी अंकल फिर से हॉलवे में थे। उनके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं तेजी से डाइनिंग रूम में भागी, जिससे मुझे राहत मिली, क्योंकि मेरे पापा और दादाजी वही टेबल पर थे। सेफ्टी के लिए पापा जहाँ बैठे थे उस रूम के अंदर में चली गई। वे बात कर रहे थे और मुझे पता था कि बीच में टोकना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बस उस पल के लिए सुरक्षित महसूस करके खुश थी। बाकी शाम भर मैंने ये पक्का किया कि मैं कभी भी अपनी माँ या पापा के साथ ना छोड़ूं। फिर भी मैं जहाँ भी जाती, अंकल एंडी की नज़र मुझ पर ही टिकी रहती। उनकी नज़रें शिकारी जैसी थी। मुझे गंदा, कमज़ोर और उनका शिकार जैसा महसूस हो रहा था। उस रात के बाद हर साल मैं हमेशा कोई नया बहाना बनाती। मुझे क्रिसमस पार्टियों में जाने का मन नहीं है। किस्मत से कुछ बार जब मैं इससे बच नहीं पाई तो अंकल एंडी और उनका परिवार नहीं आया। लगभग 15 साल बाद मैं अपनी सौतेली बहन से फोन पर बात कर रही थी, जो हमेशा मेरे दादा दादी के शहर में ही रहती थी। उसने मुझे बताया कि बचपन में उसके सौतेले पिता ने उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था।
किसी तरह बात करते करते मैंने उसे अंकल एंडी के साथ अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बता दिया। वो चौंक गई और कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने मुझे बताया कि अंकल एंडी को उसी साल की शुरुआत में बच्चों के साथ गलत हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जाहिर है वो सालों से अपने ही बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन वो उन्हें हेरफेर करके चुप करा देता था। जब वो अपने पोते के साथ यौन शोषण करते हुए पकड़ा गया, तब जाकर उसके गंदे तरीके सबके सामने आए। मेरा गला सूख गया कि मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। कम से कम इतना तो कह सकती हूँ कि इसका मतलब था कि मेरा अंदाजा सही था। अंकल एंडी बहुत गलत इंसान था। यहाँ तक कि एक सुरक्षित माहौल में भी पली बड़ी होने के बावजूद मैं इसे महसूस कर सकती थी। भले ही मुझे उस समय ये नहीं बताया गया था कि सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है। मैंने ये कहानी आप सभी को चेतावनी देने के लिए शेयर की है। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां आपकी अंदर की आवाज़ आपको सावधान कर रही है, तो प्लीज़ उसे सुनें। अगर किसी के बारे में कुछ अजीब लगे तो हो सकता है कि वो सच हो। सुरक्षित रहें। मुझे पता है कि ये कहानी कुछ लोगों को उतनी डरावनी नहीं लग सकती, लेकिन मैं हर रोज़ शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उस अंदर की आवाज़ को सुना जिसने मेरी रक्षा की। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता है कि मैं भी अंकल एंडी की पीड़ितों में से एक होती। आज मैं अपने 5 साल के बेटे और 3 महीने की बेटी को प्लेग्राउंड ले गई। वहां हम अपनी एक दोस्त और उसकी बेटी से मिलने गए थे। प्लेग्राउंड एक बड़ी पार्किंग और पेड़ों से घिरा एक बड़ा घास का मैदान है। पेड़ों के दूसरी तरफ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये इलाका काफी सुनसान है। बस टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और इधर उधर कुछ इमारतें हैं। मैंने आज तक इस बारे में कभी सोचा नहीं था कि हम पार्क पहुंचे और अपनी दोस्त से मिले। एक और माँ जिसे हम जानते थे, वो भी अपनी 2 बेटियों के साथ वहां थी। वहां सिर्फ एक पिता अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ थे। उनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच लग रही थी। तो माँ वहीं बैठी थी और बातें कर रही थी। मेरी प्यारी बेटी के साथ खेल रही थी। सब मजे कर रहे थे। बड़े बच्चे एक साथ खेल रहे थे और सब ठीक था। थोड़ी देर बाद हमारे ग्रुप के सभी बच्चे प्लेग्राउंड में इधर उधर घूमने लगे और सीसॉ एक छायादार जगह पर थे। उनके बगल में घास का एक बड़ा मैदान था, फिर पेड़ थे और उनके पीछे कंस्ट्रक्शन एरिया था। मेरा बेटा सीसॉ पर जाना चाहता था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं जाना चाहता था। मैं उठकर जाने लगी और वो 10 साल का लड़का जो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं था, मेरे पास आया और बोला, हाय, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे के साथ खेलूं? ये थोड़ा अजीब था कि उसने मुझसे पूछा, मेरे बेटे से नहीं। लेकिन मैंने कहा, हाँ जरूर बेटा, तुम जाओ। तो वो दूसरी तरफ गया और उसके साथ सीसॉ खेलने लगा। उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो लड़का मुस्कुराया नहीं, उसकी आवाज सपाट थी। उसने मेरे बेटे के साथ एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा बेटा बेखबर था और बातें कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद मैं अपनी बेंच की तरफ वापस चलने लगी और मैंने सुना कि वो लड़का मेरे बेटे से बात करने लगा। शायद वो बड़ों के सामने शर्माता होगा। मैं बैठ गई और अपने दोस्तों से बात करने लगी। उस लड़के का पिता शायद अपनी कार के पास से जाने के लिए हमारे पास से गुजरा। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा लगा कि आपका बेटा मेरे बेटे के साथ खेलने के लिए गया, और मैं उसे देखकर मुस्कुराई। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है कि वो लड़का मेरा बेटा नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वो चलकर आया और पूछा कि क्या मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बेटी के साथ खेले, और जब तक तुम लोग यहाँ नहीं आए वो बस हमारे पीछे पीछे ही घूमता रहा। अजीब है ना? उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। मेरे मन में बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी और मैं झूलों की तरफ गई। वे वहां नहीं थे। मैं वापस भागी और अपने बेटी को अपने दोस्त को दिया और फिर अपने बेटे का नाम चिल्लाते हुए भागी। मैंने उन्हें पेड़ों की तरफ जाते देखा। मुझे लगता है कि वो एक फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी पर थे। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। ऐसी औरत को देखना कितना अच्छा लगता है ना? जैसे ही मैं अपने बेटे का नाम चिल्लाई, वो मुड़ा और मेरी तरफ आने की कोशिश करने लगा। उस लड़के ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ों की तरफ खींचने लगा। फिर वो गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ो,
अब आपको मेरे बेटे के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि उसे ADHD है और उसे कोई पकड़े, धक्का दे या खींचे ये पसंद नहीं है। इसलिए जब वो परेशान होता है तो आमतौर पर बहुत गुस्से वाले तरीके से रिएक्ट करता है। उस पल में इस बात के लिए शुक्रगुजार थी। वो उस लड़के को मुक्के मारने लगा और पागलों की तरह उसे सिर से मारने लगा। लड़के ने उसे छोड़ दिया और जैसे ही मैं उनके पास पहुंची वो पेड़ों में गायब हो गया। मेरे दोस्तों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वे प्ले एरिया के किनारे खड़े होकर हैरान दिख रहे थे। मेरा बेटा रो रहा था, मैं कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। मैंने अपने बेटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहा था और उसने कहा कि उसका दोस्त उसे रायन से मिलवाने ले जा रहा था। वो रायन टॉय र्यूज वाले लड़के की बात कर रहा था जो उसका पसंदीदा यूट्यूब चैनल है, जिसके बारे में वो लगातार बात करता रहता। उसने उस लड़के को रायन के बारे में बताया और जाहिर है उस लड़के ने दावा किया कि वो जानता है कि रायन कहाँ रहता है। फिर उसने मेरे बेटे से पूछा कि क्या वो उससे मिलने और खेलने जाना चाहता है। तो बेशक मेरे बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे का इरादा क्या था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मेरे बेटे से ऐसा झूठ क्यों बोला। वो जंगल में उसे क्यों ले जाना चाहता था। हो सकता है ये पूरी तरह से मासूमियत में किया गया हो, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि ऐसा नहीं था।